हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे न्यूटन। तो न्यूटन ने हमें 3 जो लॉ दिए थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि न्यूटन ने एक्चुअली क्या हमें बताया था अपने फर्स्ट लॉ में, सेकेंड लॉ में एंड थर्ड लॉ में। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को। तो फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग करने के पहले हम इनर्शिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकती है, रेसिस्ट करती है टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी रेसिस्ट करती है, रोकती है चेंज इन इट्स स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो न्यूटन ने क्या बोला अपने फर्स्ट लॉ में? न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है एक डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में, तो उसका मोशन चेंज नहीं होगा। हमने नो फ्रिक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। उसका मोशन चेंज नहीं होगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बोला था, इट स्टेट्स दैट बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने कर लिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो इनर्शिया से पूरी तरह मैच करती है। क्योंकि इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी रेसिस्ट करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देन इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला? न्यूटन का सेकेंड लॉ समझने से पहले हमें एक टर्म पता जाननी होगी, दैट इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। किसी बॉडी में मोशन का क्वांटिटी क्या है? तो लीनियर मोमेंटम इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ दी, यहां पर फ्रिक्शन हमने लिखा ही नहीं है, फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन लिख रखा है, तो सीधा ही इसको शो कर देते हैं। तो एक बॉडी m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दी मास इनटू वेलोसिटी। मास को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी क्या आ जाती है? लीनियर मोमेंटम। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला? उसने बोला कि ये मोमेंटम की चेंज होने की रेट मींस rate of change of momentum, rate of change of momentum, delta p by delta t. Change in momentum divided by change in time means rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body in that direction. Means के जिस तरफ फोर्स लगेगी बॉडी पे, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इस पे मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई m मास और v वेलोसिटी हो गई t टाइम में ये सारा काम हुआ। तो न्यूटन ने क्या लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन दैट डायरेक्शन, उसी दिशा में, इन दैट डायरेक्शन। ये बोला था न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में, F प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पर K कांस्टेंट आएगा, तो विच इज इक्वल टू दी 1। ये एक्सपेरिमेंटली 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास न्यूटन लॉ का एक रिलेशन बन जाएगा, डेल्टा बाई डेल्टा T। P क्या है? मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मास तो चेंज नहीं होता जनरली। अगर हम वो मास चेंज वाला कंसेप्ट भूल जाएं, अभी एक मास का भी कंसेप्ट होता है, मास चेंज होता है बॉडी का, रेस्ट मास और मूविंग मास अलग अलग होते हैं। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमने कंसीडर कर लिया है कि v इज वेरी स्मॉलर देन दी c,
स्पीड ऑफ लाइट से हमारी बॉडी का मोशन जो है वो काफी कम है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम भूल जाएं कि मास कांस्टेंट है, देन m इज इक्वल टू दी डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो F इज इक्वल टू दी m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू दी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दी एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू दी मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन ने बताया था अपने सेकंड लॉ में फोर्स के बारे में। थर्ड लॉ, अब हम इसकी बात करेंगे थर्ड लॉ की, न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में यह बताया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो उसके ऑपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का हमारे ऊपर क्या होती है, रिएक्शन होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास दो बॉल्स हैं, वन इज बॉल ए एंड सेकंड इज बॉल बी। तो जब ये एक दूसरे से कोलाइड की तो ए ने बी पे फोर्स लगाई एफ ए बी ने ए पे फोर्स लगाई एफ बी ए। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction। माइनस डाल देंगे यहां पर और ऊपर वेक्टर डाल देंगे। तो ये वेक्टर डालने का मतलब क्या है, डायरेक्शन कंसीडर की है। और नेगेटिव क्यों डाला, बिकॉज these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट एक्ट ऑन दी डिफरेंट बॉडीज। एक्शन ए ने किया बी पे, एक्शन हुआ बी पे, बट रिएक्शन किया बी ने ए पे, तो रिएक्शन हुआ ए पे। दैट मींस ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं एंड अमाउंट में इक्वल एंड डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो ये बताया था न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में। तो आपने इनकी एप्लीकेशंस को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। तो अगली वीडियो में और भी ऐसा कंटेंट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।